मध्य पूर्व में बसा है एक देश यमन, जिसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब, पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर और अदन की खाड़ी और ओमान से मिलती है। इसी यमन में अब अमेरिका ने हुती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हुती विद्रोही मारे गए और सैकड़ों घायल है। और दुनिया भर की खबर भी है कि हिजबुल्लाह के बाद क्या अब हुती विद्रोहियों का नंबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मध्य पूर्व की ये जंग जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे एक तो इस्लाम का आपसी भाईचारा और अरब में सत्ता की जंग समझ आ जाती है। साथ ही इससे भारत का क्या फ़ायदा है ये भी जानेंगे, क्योंकि यमन पर हमले के दौरान ट्रंप ने कहा था कि बहुत लंबे समय से अमेरिका के आर्थिक और राष्ट्रीय हितों को हुती विद्रोहियों से खतरा रहा है, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए अब ऐसा नहीं होगा। सवाल हो सकता है कि अमेरिका से यमन की दूरी करीब 9000 मील है, फिर अमेरिका को यमन से क्या खतरा है, उसने यमन पर हमले क्यों किए, और इन सब का जवाब निकल कर आ जाता है सितंबर 2023 से। भारत में G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा था। उसी दौरान एक खबर दुनिया भर में छपी थी कि चाइना के सिल्क रूट की काट के लिए भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के तहत कनेक्टिविटी का जाल बिछाएगा। ये गलियारा अमल में आने के बाद दुनिया के 3 प्रमुख आर्थिक क्षेत्र भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को न सिर्फ एक साथ जोड़ेगा बल्कि वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। ये चीन के BRI का विकल्प होगा। ये पश्चिम एशिया व यूरोप के मुख्य बाजारों को जोड़ देगा। यही नहीं, इसमें मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब, इजराइल और जॉर्डन जैसे देशों को भी जोड़ा जाएगा। जैसे ही समझौते पर यूरोप से लेकर अरब तक के देश सहमत हुए, यानी ये नई दिल्ली से बीजिंग को एक सीधी चुनौती थी। अचानक हिंद महासागर और दक्षिणी लाल सागर में समुद्री व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया जाने लगा। बताया गया कि इजराइल का झंडा लगे जहाज़ों को ही टारगेट किया जा रहा है। ये हमास का काम होगा। किंतु फिर एक के बाद करीब कई दर्जन से अधिक जहाज़ों को निशाना बनाया गया। इन हमलों के दौरान उस समय लाल सागर में करीब 200 अरब डॉलर का व्यापारिक रूट डाइवर्ट हुआ। भारतीय नौसेना ने इन हमलों को नाकामयाब करते हुए अरब सागर में अपने युद्धपोत तक तैनात किए। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने साझा तरीके से यमन में कई जगह पर हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले तक किए। लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का आखिरी युद्धपोत इस रास्ते से 4 महीने पहले गुजरा था, जिस पर हुती विद्रोहियों ने दर्जन भर से ज़्यादा हमले किए थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि हुती आतंकवादियों को आज से हमले बंद करने होंगे और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी ऐसी हालात होगी जैसी हुतियों ने कभी देखी नहीं होगी। दरअसल हुती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों को ही टारगेट करते हैं। इससे बचने के लिए रूट लंबे किए जा रहे हैं। हुती शिया मुस्लिम संगठन है जो सऊदी अरब से सुन्नी सत्ता को भी उखाड़ना चाहते हैं, जैसे सुन्नियों ने सीरिया में शिया सत्ता पर कब्जा किया है। इसमें तेल का खेल है, बारूद की गंध है और साल 2014 से सत्ता के वर्चस्व की जंग भी जारी है। सऊदी अरब की लीडरशिप में यमन का सैन्य गठबंधन यहाँ हुती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहा है। जीत कोई नहीं रहा, लेकिन करीब 2.5 से 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं। जो बमबारी से बच जाते हैं वो भूख से मर जाते हैं, क्योंकि आर्थिक नाकाबंदी के नाम पर खाने पीने के सामान की भी सप्लाई पर यहाँ रोक लगी हुई है। हालात भयावह है और भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। पर सवाल है कि हुती कौन है, कहाँ से आए और कर क्या रहे, और इसे जानने के लिए करीब 6ठी सदी में चलते हैं, जब तक यमन मजहबी हुआ था। करीब 1000 सालों तक यहाँ जायदी राजाओं का शासन रहा। जायदी शिया इस्लाम की एक धारा है जो 1962 में अंतिम जायदी सुल्तान इमाम अहमद की हत्या के बाद खत्म हो गई थी। इसके बाद लंबे समय तक वहाँ पर सिविल वार चला। यमन 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ समय के लिए साउथ यमन में सोवियत यूनियन का भी कब्जा रहा। साल 1978 में नॉर्थ यमन में अली अब्दुल्लाह सालेह के हाथ सत्ता आई, वो राष्ट्रपति बनाए गए। सालेह के दौर में नॉर्थ और साउथ यमन के बीच एक जंग हुई, लेकिन साल 1980 के दशक में सोवियत यूनियन कमज़ोर पड़ने लगा। उसके गुट में शामिल देश भी बगावत करने लगे। इसका असर यमन पर भी पड़ा। नॉर्थ यमन और साउथ यमन मिलकर एक यमन हो गए। इस मिलन का नाम हुआ रिपब्लिक ऑफ यमन। अली अब्दुल्ला सालेह की सत्ता बनी रही।
वो एक यमन के पहले राष्ट्रपति बने। उन्हें साथ मिला सऊदी अरब और अमेरिका का। वहीं जायदी शिया मुस्लिम का क्या हुआ आप जरूर सोच रहे होंगे। उन्हें यमन की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दरकिनार कर दिया गया। शियाओं में अंदरूनी तौर पर एक बात चलने लगी कि एक दिन जायदी शिया देश से गायब हो जाएंगे। इसी माहौल में एक नौजवान खड़ा हुआ। साल 1990 के दशक में उसने एक स्टूडेंट मूवमेंट की नींव रखी, द बिलीविंग यूथ। उस नौजवान का नाम था हुसैन बदरुद्दीन अल हूती। इस आंदोलन का मकसद था जायदी इस्लाम का पुनर्जागरण करना। ये लोग समर कैंप्स में नौजवानों को बुलाते थे। वहाँ शिया स्कॉलर्स की किताबें पढ़ाई जाती थी, बड़े बड़े इमामों की। एक तरफ बदरुद्दीन अल हूती अपने समाज की खोई हुई पहचान वापस पाने की जद्दोजहद में लगा था, वहीं दूसरी ओर यमन की सरकार अमेरिका और इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में लगी हुई थी। इजराइल का भी इस भूमिका में अहम योगदान था। जायदी शिया फिलिस्तीन के हालातों से खपा थे, लेकिन सरकार में उनका रसूख खत्म हो गया था, तो वो अपनी बात बड़े लेवल पर नहीं पहुंचा पाते थे। जायदी अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे और साले सरकार अपनी मस्ती में मस्त थी। नाराज होकर बदरुद्दीन अल हूती ने सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। इससे तनाव बढ़ चला। अल हूती सरकार की नज़रों में चढ़ गया। आगे जाकर आंदोलन और तेज हुआ। सेना और अल हूती के समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। 10 सितंबर 2004 सेना ने मुठभेड़ में अल हूती को मार गिराया और फिर ऐलान जंग। उसके बाद उसके समर्थकों ने यमन सरकार के खिलाफ एक सीधी जंग शुरू कर दी। अल हूती के नाम पर इस आंदोलन को नाम मिला हूती विद्रोह। उसके समर्थक कहलाए हूती विद्रोही। साले सरकार ने सोचा कि हूती को हराना आसान होगा, उनकी संख्या भी कम है, सरकार के पास पूरी आर्मी और मशीनरी है। लेकिन ये बात गलत साबित हुई। साले सरकार को झुकना पड़ा और हूती विद्रोहियों को जीत मिली। मजबूरन सरकार को उनके साथ समझौता करना पड़ा। ये बात है साल 2010 की। फिर अगले साल यानी 2011 में जब अरब देशों में फटाफट सत्ता पलट रही थी, अरब स्प्रिंग आई, मिडिल ईस्ट में तानाशाहों की सरकार गिरनी शुरू हुई। अरब स्प्रिंग की आंच ने समूचे मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में ले लिया था। जाहिर है कि इसकी आंच यमन में भी आई। अली अब्दुल्ला साले, जो कि लंबे समय तक सत्ता उनके पास थी, तानाशाही थी। विद्रोह के बाद साले को सत्ता अपने सहयोगी अलबुह मंसूर हादी को सौंपनी पड़ी। हूती विद्रोहियों ने 2015 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, प्रेसिडेंशियल पैलेस हथिया लिया। राष्ट्रपति मंसूर हादी देश छोड़कर भाग गए। सऊदी अरब को यकीन था कि हूती की मदद ईरान कर रहा है, वो खुद के दम पर इतना कुछ करने में सक्षम नहीं है। ईरान के लिए हूती की मदद करना मुश्किल नहीं था। वो लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद भी करता था, क्योंकि उस समय सऊदी अरब और ईरान कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। तो सऊदी ने हादी को सहायता देनी शुरू कर दी और सऊदी ने यमन में सरकार को दोबारा पुनर्स्थापित करने और हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई के लिए अरब देशों का एक सैन्य गठबंधन भी बना लिया और यहाँ हमला बोल दिया। देश अस्थिर हो रहा था और इस अस्थिरता का लाभ उठाकर अल कायदा की सुन्नी यमनी शाखा और इस्लामिक स्टेट की सुन्नी शाखा भी यमन में खुद को मजबूत करने में जुट गई। साल 2016 में सऊदी अरब ने क्रूर हरकत कर दी, जिससे हिंसा की आग और भड़क गई। जलाल अल रुवेनेसन के पिता का निधन हुआ था। जलाल हूती के बड़े नेता थे। उनके पिता का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। इसमें हूतियों का बड़ा काफिला शामिल था। जनाजे के दौरान सऊदी गठबंधन सेना ने जनाजा ले जा रहे काफिले पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए। इस घटना ने हिंसा की आग को और बढ़ा दी और हूती विद्रोहियों ने भी इसका जवाब दिया। बदले में और हमले हुए। इस युद्ध को 1 दशक हो चला, लेकिन हासिल किसी को कुछ नहीं हुआ, बस इंसान की जान गई। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी सऊदी का साथ दिया। अब तक इस युद्ध में 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यमन के आधे से ज़्यादा इलाकों पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। इसमें सबसे अहम सऊदी अरब और जहाँ ईरान है। यमन की सरकार को जहाँ सऊदी अरब का समर्थन है, वहाँ हूती विद्रोहियों को ईरान का। हूती वैसे तो शिया है, यमन में सुन्नियों से लड़ रहे हैं, लेकिन बात मजहब की हो तो हमास के भी साथी बने घूम रहे हैं। लाल सागर पर कब्जा चाहते हैं ताकि व्यापारिक जहाज़ों से टैक्स वसूल सके। लेकिन अब ट्रंप ने वहाँ हमला बोल दिया और विनाश तक की चेतावनी दे डाली। हूती भी अमेरिका को जवाब देने की कसम खाए बैठे हैं, यानी मध्य पूर्व में एक और नई जंग अब शुरू हो चली है।